नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ जुड़ेंगे ओम प्रकाश जी, जो कन्वीनियर हैं आप पार्टी के। हम इनसे बात करेंगे आखिरकार केंद्र को क्या ज़रूरत पड़ी चीफ मिनिस्टर को हटाकर जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई, क्या कारण रहे। सर, पहले आप हमें ये बताएं कि किस तरह के ये कानून जो है वो पारित किए जा रहे हैं। देखिए 2014 के बाद लोगों ने एक सरकार चुनी थी कि देश के अंदर बदलाव आएगा और लोग चाहते थे कि देश के अंदर एक बदलाव हो। बदलाव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बदलाव, चेंजेस जो होती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती हैं। पर 2014 के बाद ना तो क्वांटिटेटिव चेंज आई ना क्वालिटेटिव चेंज आई। और चेंजेस कहाँ आई? देश के अंदर जो संवैधानिक पोस्टें थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको कमज़ोर करने की एक षड्यंत्र रचा गया। और उसी षड्यंत्र का ये एक हिस्सा है कि देश के अंदर किसी राज्य की या यूनियन टेरिटरी की चुनी हुई सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसकी पावर्स को मिनिमाइज़ किया जाए। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सर, संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता था ये चीज़? देखिए, दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ सारी पावर्स जो हैं वो केंद्र के पास हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, आपका लैंड और पब्लिक अफेयर्स, ये सेंटर के पास रहती हैं। पुलिस ये सेंटर के पास है। बाकी सारी ताकतें, बाकी सारी शक्तियाँ वो चीफ मिनिस्टर के पास हैं। पर दिल्ली के अंदर 2015 के बाद जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि ये एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था की तरफ देश को ले जाएगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उनकी राजनीति में कोई फ़र्क नहीं है। बट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी, वो चाहे वो आर्थिक नीतियां हो चाहे राजनीतिक नीतियां हो, वो वैकल्पिक राजनीति की तरफ जा रही थी, जिससे ये जो पारंपरिक जो राजनीतिक दल वो दे दी गई एलजी को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी। बट 2018 में माननीय अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मदद लेके, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को कंप्लीट पावर्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड 2-3 चीज़ें छोड़ के, जिसमें लैंड, पुलिस और होम अफेयर्स को छोड़ के, तो बाकी सारी पावर्स दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। दिल्ली में राजनीति और दिल्ली में जो प्रॉपर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी लोगों की, उसके अंदर परिवर्तन हुआ। आपने मीडिया के द्वारा ये भी देखा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर को और दिल्ली के और 2 मंत्रियों को एलजी के ऑफिस के अंदर लगातार 10 दिन धरना देना पड़ा। क्यों? एक चुनी हुई सरकार के ऊपर इतने प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक सोची समझी चाल है कि किस तरीके से देश के अंदर वो जनवादी ताकतें जो हैं वो ना उभरें, उन जनवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतों को कुचलने का एक षड्यंत्र है। सर, दिल्ली में तो जो हमें भी देखते हैं कि वहाँ पे जो काम है वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बहुत सुधारा है, और जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो भी बड़ी अच्छी हुई है। क्या लगता है कि इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो बाकी केंद्र के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं वो आंखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि स्टेट में भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं जहाँ जहाँ उनकी सरकारें होंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है तो गुजरात में भी देनी पड़ेगी। अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है तो गुजरात के अंदर भी 24 घंटे देनी पड़ेगी। जिस वहाँ के कार्यकर्ता, इन पार्टियों के कार्यकर्ता ही महीने का मिल रहा है, वो आज बच्चे वो भी स्ट्राइक पर हैं। क्या लगता नहीं है कि इस
यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाने चाहिए और ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो यूथ है हमारा उसको मिलने चाहिए जॉब्स। आप दिल्ली के अंदर जो मिनिमम वेजेस हैं वो 12 से 15 हज़ार रुपया है। आप जम्मू के लड़कों के साथ उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना कि 100 रुपया एक दिहाड़ी का उनको दे दो। मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर खाली एक झूठ नहीं बोला जाता मेरे साथी। पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त को ये एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर RTI नहीं है। और बहुत बार झूठ बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे वो लोग जिनको डोमिसाइल नहीं है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए कहा गया था ना, इनको स्टेट सब्जेक्ट मिला है। सीतारमन जी अपने भाषण में बोलती है कि जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के पास घर है, हर व्यक्ति खुशहाल है, UT बनने के बाद खुश है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में लोग? जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के पास घर है, हर व्यक्ति के पास ज़मीन थी, वो ड्यू टू सीतारमन नहीं थी। वो जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट थी जहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ था। जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट थी जहाँ लैंड टू टिलर एक्ट पास हुआ था, जिससे हर किसी को, भूमिहीन को भूमि दी, आवंटित की गई थी। ये जम्मू कश्मीर का अपना ही एक जो 370 के तहत ये लोगों को आवंटन हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर न्यू लैंड लॉ आ गया है, वो पुराना लैंड लॉ ख़त्म हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम घूम के वापस आ जाएं। हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि दिल्ली के अंदर मुझे एक बात बताओ, अगर मोहल्ले की पाइप में पानी नहीं आ रहा है तो मोहल्ले के लोग किसके पास जाएंगे? LG के पास जाएंगे या वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे MLA के पास जाएंगे? दिल्ली के लोग किसके पास जाएंगे? MLA के पास जाएंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, जब चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, या LG के पास जाएंगे? जम्मू में भी LG साहब है, लेकिन LG साहब तक पहुँचने नहीं दिया जाता किसी को भी। देखो, जम्मू में डायरेक्ट LG का प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। जब आपको दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावरें नहीं देनी है तो इलेक्शन क्यों करवानी है? वोट लेने के लिए MLA ने जाना है, LG ने इलेक्शन लोगों से जाके वोट नहीं मांगने हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से वोट मांगने हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की डिमांडें जो मैनिफेस्टो में दिया है वो पूरा करना है, LG ने ही नहीं पूरा करना है। पर जब आपने सारी की दिल्ली सरकार का मतलब जब LG होगा तो फिर इलेक्शन पे इतना पैसा क्यों खर्च करना है? इलेक्शन क्यों करवाई गई है? क्यों MLA चुने गए? क्यों चीफ मिनिस्टर चुना गया? ये डेमोक्रेसी के अंदर जो फेडरल सेटअप को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र पहले की चुनी हुई सरकारों के ऊपर धारा 356 लगा के इस्तेमाल किया जाता था। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पर्दे के पीछे बैठ के सरकार चलाना चाहती है। लगता है ये 300+ का जो आंकड़ा है उसी का ये नतीजा है। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है। जब लोग विपक्ष को छोड़ के, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए और विपक्ष का रोल एक विपक्ष बखूबी निभाता है। पर आज विडंबना ये है कि देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी सारे साम दाम दंड भेद सारे प्रकार इस्तेमाल करके सत्ता हथियाने की कोशिश करती हैं। किसी भी राज्य के अंदर पहले तो मुझे वोटों को खरीदा जाता है, जब उसके बाद सरकार नहीं बन रही है तो MLA के खरीद लो। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं खरीद पाए तो सरकार को मिनिमाइज़ कर दो। सर, BJP के मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो कानून थे ये पहले भी प्राविधान में थे, लेकिन इसको बदलने के लिए ये हमने जो था वोटिंग करवाएगी, उसके बाद ये पारित हुआ है। क्या लगता है दिल्ली की जो स्टेट UT असेंबली लगती है उसमें भी ये चीज़ पहले करनी चाहिए? अगर पहले थे 2014 में लोगों ने आपको इसलिए चुने था कि पहले वाले कानून ना चलें। आपको इसलिए चुना था ना कि जो पहले 70 साल से हो रहा था वो अब ना हो। आपको दिल्ली की सरकार वहाँ पे सत्ता पे आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोगों ने इसलिए दी थी कि आप पहले वाली सरकारों से बढ़िया काम करो। अगर 356 का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था तो आप ना करो, आप राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दो। जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं।
आप भी इसी चीज़ की वकालत करते रहे। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले इसी चीज़ की वकालत करती आई है, पर 2014 के बाद आपका करैक्टर, आपका रवैया बदल गया। आप डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को, उनके राइट्स को मिनिमाइज़ कर रहे हो। आप फेडरल ढांचे को कमज़ोर कर रहे हो। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इस तरह की अगर फुल मेजॉरिटी में सरकार थी, इनको जो दिल्ली है उसको यूटी की बजाय उसको स्टेट घोषित कर देते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये रहा है कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, पर जब जो सत्ता में आए तो राज्य का दर्जा किसने देना है? पार्लियामेंट ने देना है ना। क्यों नहीं दे रहे हैं? 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करप्शन की बात करती थी। सत्ता में आने के बाद आपने जन लोकपाल बिल के ऊपर बात करना क्यों बंद कर दी? जन लोकपाल बिल लाओ, जिसके लिए अन्ना हजारे, केजरीवाल और आपके वीके सिंह, किरण बेदी, ये लोग सभी लोग धरने में बैठे थे और आपने उनसे सुधरने का समर्थन किया था। क्यों नहीं जन लोकपाल बिल आया? ये देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, जो वहाँ के उस समय की जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में फांसी पे चढ़ाया था। पर बड़ी विडंबना है कि देश के एक राज्य का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर, अभी 4 दिन पहले उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर, वो ऐतिहासिक तौर पे इनके अंदर बैंक्रप्सी है, हिस्टोरिकल बैंक्रप्सी है, पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है, कि वो जनसभा में ये कह रहे हैं कि देश 200 साल अमेरिका के गुलाम था। रावत जी ने जनसभा में कहा कि देश को 200 साल अमेरिका के गुलाम रहा। रावत जी को मैं आम आदमी पार्टी के एज ए कन्वीनियर ये एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, इतिहास अच्छे से पढ़ लिया करो। इतिहास ये कहता है कि 200 साल अमेरिका ने नहीं राज किया, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने राज किया है, और कहीं कॉलोनियलिज्म का शिकार अमेरिका भी रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का। इसलिए जब देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, और देश के अंदर विडंबना ये है कि देश का अंदर इस समय जो होम मिनिस्टर का काम है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है वो रेलवे मिनिस्टर कर रहा है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम है वो प्रधानमंत्री कर रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का काम है वो प्रधानमंत्री कर रहा है। देश के अंदर आज जनरल नॉलेज अगर बच्चों से पूछा जाए तो 2 या 3 कैबिनेट मिनिस्टरों के अलावा चौथे का किसी को नाम ही नहीं पता। मीन्स कि देश की सरकार कैबिनेट नहीं चला रही है, पार्लियामेंट नहीं चला रही है, 2-2.5 लोग चला रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रिवेंशन सेक्रेटरी। इन्होंने बहुत सी बातें बताई हमें, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बात की, और हमने जम्मू की बात भी की। इस तरह से एक सरकार को गिराकर कहीं ना कहीं उनका जो है पावर खींचकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे देना कहाँ तक सही है?